हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप पहले लेक्चर को कंप्लीट देखें, उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाएं। उससे क्या होगा कि जो है वो आपको जो मैटर समझाया जा रहा है वो बेटर वे से समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। और अगर आप साथ साथ रूटीन बनाते हो तो फिर यह कि आपको वीडियो जो है वो डबल बार देखना होता है। पहले आप नोट्स बनाओ, उसके बाद में आप फिर वीडियो को देखो। वैसे फैसिलिटीज़ होती है अपने पास, यही तो विशेषता होती है वीडियो की कि उसे मन चाहे बार आप जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं ये मानता हूँ कि पहले समझना बेटर है, पहले समझो उसके बाद में अपने नोट्स बनाओ। तो लेक्चर को अपन कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर जो है अपन ने राउल्ट के नियम की पहली स्थिति पढ़ी थी कि जब आपके पास वाष्पशील ही विलय हो और वाष्पशील विलायक हो, तो उस कंडीशन के अंदर राउल्ट का नियम क्या कहता है। उसी का सेकंड पोर्शन है, दूसरा हिस्सा है, वो अपन पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे आज। वो होगा सेकंड हिस्सा है इसका, अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए, अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ये अपने पास जो है वो सेकंड स्थिति होगी। राउल्ट के नियम में ही है ये सेकंड हिस्सा के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। अब अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए जो है वो राउल्ट का नियम क्या कहता है। अवाष्पशील विलयुक्त विलय, अब यहाँ ध्यान रखना कि विलय जो है वो कैसा अपना अवाष्पशील है। अब अवाष्पशील के लिए मैंने आपको पिछले जो लेक्चर हुए थे उनके अंदर भी समझाया था कि अवाष्पशील विलय जो है वो क्या हो सकता है। आपका अवाष्पशील विलय जो है वो लिक्विड अवस्था के अंदर भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपका अवाष्पशील विलय है वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है। यानी आपने जो है वो ठोस को मिलाया है तो जाहिर सी बात है ठोस जो है वो वाष्पशील अवस्था में नहीं होगा। इसी प्रकार जो आपका द्रव है जो अध्रुवीय ध्रुवीय कंडीशन का हो या ध्रुवीय अध्रुवीय कंडीशन का हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई सी भी एक आवश्यक शर्त दी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में के अंदर जो है उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, अवाष्पशील होगी। जैसे आपने जल के अंदर तेल को मिलाया तो तेल अवाष्पशील होता है। जब आप इसको गर्म करना शुरू करोगे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया किसकी होगी, जल की होगी। तो ध्रुवीय अध्रुवीय नेचर का हो, दूसरा आपने क्या मिलाया उसके अंदर, कोई ठोस मिलाया हो, तो वो स्थिति जो है वो अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए दी जाती है। अब उसके लिए जो है वो राउल्ट का नियम क्या कहता है, उसके लिए राउल्ट की बात की जाए तो राउल्ट ये बताता है किसी भी जो है, अब इसे अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। तो यहाँ आपका विलय वाष्पशील है तो वाष्पशील कौन है, विलायक है। तो जो वाष्प दाब बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, वाष्प दाब जो बनेगा वो बनेगा आपका केवल और केवल विलायक की वजह से। ठीक है, जो अपन ने ये एक्सपेरिमेंट मैंने शुरू किया था उस समय इस चीज़ को समझाया भी था। यानी राउल्ट के नियम से पहले की स्थिति ली थी द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो फिर मैंने वो बीकर बेल जार लेके जो प्रयोग किया था वो स्थिति कि एक में जो है वो 100 के 100 अणु वाष्प दाब बनाते हैं, दूसरे के अंदर जो है 50 अणु ही है या 60 अणु ही है, वो ही वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो पॉइंट सबसे पहले कथन जो दिया जाएगा, कथन की बात करूं मैं तो कथन नोट करेंगे यहाँ सबसे पहले। तो हेडिंग तो अपनी ये हो जाएगी अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब इसमें अपने को पॉइंट लिखना है सबसे पहले, तो इसके लिए आप पहला पॉइंट लिखेंगे अवाष्पशील ठोस विलय। अवाष्पशील ठोस विलय। ठीक है, अवाष्पशील ठोस विलय। अब अवाष्पशील ठोस विलय यानी अपने पास ए और बी दो मानते हैं, तो मान लिया मैंने इसको क्या मान लिया, विलय को बी। अवाष्पशील ठोस विलय भी युक्त विलयन में, युक्त विलयन में विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील विलायक की, वाष्पशील विलायक की, वाष्पशील विलायक को क्या मान रहे हैं, वाष्पशील विलायक
ए, ये मैंने माना है, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन के अंदर उसको क्या मानता है। केवल वाष्पशील विलायक ए के आंशिक दाब के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है, क्योंकि अवाष्प, अब क्यों हुआ उसका रीजन भी अगर आपसे मांगता है, अगर आपको वैसे ध्यान होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि होता है क्योंकि अवाष्पशील ठोस का आंशिक दाब नगण्य होता है। वाष्प दाब जो है वो नगण्य होता है। अवाष्पशील ठोस का आंशिक दाब जो है वो नगण्य होगा। कौन है? बी है। और वाष्पशील विलायक में किसको माना है? ए को माना है। तो इस कथन के आधार पर अगर राउल्ट के नियम के अनुसार बात की जाए, अतः विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब की बात की जाए तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब जो है, जिसको मैंने मान लिया पी ए बराबर, अब ये आप इसको यूं कह सकता हूं कि विलयन का जो वाष्प दाब है पी कुल है, इससे संबंधित लिया जाए, या आप बात करो कि पी ए की जो मोल भिन्न के अनुसार बात करें तो फिलहाल कुल की बात करते हैं। विलयन का वाष्प दाब जो है वो पी ए किसके बराबर है? पी ए प्लस पी बी, क्योंकि पी बी बराबर क्या है? नगण्य। वाष्पशील विलय का, अवाष्पशील विलय का जो है वो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? नगण्य। अगर ये नगण्य है तो इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा? P, कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब है वो किसके कारण होगा? केवल और केवल उसके वाष्पशील विलायक के कारण होगा। तो P बराबर हो जाएगा किसके? Pa के। अब Pa, अब इसको किस रूप में दिया जा सकता है? किसी भी विलयन का जो है अवाष्पशील विलय का जो वाष्प दाब है, तो राउल्ट के आप पहले नियम वाली स्थिति की बात करें, जो अपने पहली स्थिति थी, तो उसमें एक आ गया था किसी भी अवयव का जो वाष्प दाब है वो उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। अगर याद है तो पिछले वाला नियम याद है, ये दूसरी स्थिति है। जब अपन ने पहली स्थिति पढ़ी थी वाष्पशील विलय के लिए, तो वहां मैंने एक नियम बोला था कि किसी भी अवयव का जो वाष्प दाब है वो वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसकी मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। तो उस कथन के आधार पर इस पी ए को क्या दिया जा सकता है? तो पी ए को लिखा जा सकता है पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है और ये मेरे पास जो है समीकरण नंबर 2 है। क्लियर है? अब यहां इस जगह एक्स ए दिया हुआ है। अब एक्स ए की बात करें तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अगर एक्स ए की बात की जाए तो कंडीशन सिंपल है, यहां पे अवाष्पशील इसके लिए वाष्प दाब बनता ही नहीं है, तो स्थिति अपने पास जो है वो क्लियर है कि पी बी का मान जो है वो क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहां जो स्थिति की बात करूं वो दी हुई है एक्स ए की, तो एक्स ए का मुझे ज्ञात है, इसका अर्थ ये आपको ज्ञात होगा कि पी नोट ए क्या है, एक्स ए क्या है। इसको बाद में जब अपन डेरिवेशन कंप्लीट होगा तो उस जगह में इसको समझा दूंगा, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। यहाँ एक्स ए पे आता हूँ, तो यहाँ जो है वो दिया हुआ है चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1, इसलिए अगर एक्स ए की बात की जाए तो एक्स ए बराबर, आप एक्स बी को उठाकर इधर लेके जाओगे, पिछले डेरिवेशन में भी ऐसा ही था, एक्स बी को उठाकर इधर लेके जाओगे तो ये गया 1 माइनस एक्स बी। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण 3 का मान, एक्स ए का मान कहाँ रखोगे? इस जगह समीकरण नंबर 2 में। एक्स ए का मान यानी समीकरण 3 का मान कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 2 में। किस जगह? एक्स ए की जगह। तो आगे लिखोगे आप समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में
रखने पर समीकरण 3 का मान उठा के कहाँ रखा आपने, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण क्या हो जाएगी, पी ए बराबर पी नॉट ए, अब एक्स ए की जगह क्या रखना है, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको एक्स ए की जगह क्या रखना है, एक्स ए की जगह ये वैल्यू रखनी है। ये समीकरण हो गई। अब ब्रैकेट को खोलना है, तो ब्रैकेट को खोलोगे, इस इक्वेशन का ध्यान रखना है, पी बराबर क्या है, पी ए के। तो ब्रैकेट को खोला जाए तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, तो ये हो गया पी ए बराबर पी नॉट ए, आप पी नॉट ए को 1 से गुणा करोगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये अपने पास जो है वो समीकरण हो गई। अब यहाँ क्या करना है आपको, इस समीकरण के द्वारा इस पी नॉट ए एक्स बी को यहाँ से उठाओ और इसको इधर ले आओ, और पी ए को जो है वो इधर लेके जाओ। तो जब आप पी ए को इधर लेके जाओगे और इसको इधर लाओगे, तो जब इसको आप इधर लेके आओगे तो ये तो जाएगी प्लस में, और इसको आप इधर लेके जाओगे तो ये किस में जाएगी, माइनस में। तो ये हो गया आपका पी नॉट ए एक्स बी, ये इधर आ गया तो प्लस में, अब ये इधर जाएगा तो माइनस में, बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, एक्स बी, कि मैंने कितना वाष्पशील ठोस उसके अंदर मिलाया, उसकी मोल भिन्न या मोलेंस ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करना है एक्स बी को, तो इसको यहीं रख लो, एक्स बी बराबर, तो ये हो गया आपका पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन, इस राशि को आप जो है वो इधर ले जाओगे तो इधर जो है वो गुणा में है, तो इधर किस में जाएगा, ये भाग में, तो ये वैल्यू हो गई आपकी पी नॉट ए। तो इस समीकरण के द्वारा जो है वो उस विलयन में आपने कितना अवाष्पशील विलय मिलाया है, उसकी मोल भिन्न जो है वो ज्ञात की जा सकती है। अब जहाँ इसमें यहाँ जो है वो कौन कौन सी राशि क्या क्या है, इसे आप नीचे नोट कर सकते हैं जहाँ। ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास है, इसको अगर नोट करना चाहें तो इस जगह ले सकता हूँ मैं, ऊपर ले लेते हैं यहाँ। जहाँ एक्स बी है अवाष्पशील विलय युक्त ठोस के मोल भिन्न, अवाष्पशील विलय ठोस के मोल भिन्न। उसके बाद में बात आती है, वो आती है पी नॉट ए, ये हो जाएगा शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, उसके बाद बात आती है, वो आती है पी ए की। पी ए बराबर क्या है, पी ए है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का जो है वो वाष्प दाब है। वापस जो है वो आ गया आपका पी नॉट ए, तो पी नॉट ए जो है वो पुनः क्या हो गया, पी नॉट ए वापस वही हो गया इसका आपका विलायक का, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, ये आपका पी नॉट ए। क्लियर है, तो यहाँ जो है ये इन प्रॉपर्टीज़ के अर्थ हैं कि किस प्रॉपर्टीज़ का जो है वो क्या अर्थ है, एक्स बी, पी नॉट ए और पी ए। तो आपको यहाँ ये राशि ज्ञात करनी है, तो इनकी वैल्यू आपको बताएगा कि पी नॉट ए का मान कितना है और पी ए का मान कितना है। थोड़ा इनका ध्यान रखना कि पी नॉट ए क्या है और पी ए क्या है। अगर आपने इन राशि के अंदर जो है वो उल्टा फुल्टा कर दिया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इनके अर्थ विशेष रूप से याद रखने हैं। अब यहाँ जो है वो एक कंडीशन है वो ये कि पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या है, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये क्या है। तो पी नॉट ए माइनस पी ए
ये है वाष्प दाब में अवनमन, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये राशि इसकी बात की जाए, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इसको अगर मैं डिफाइन करूं, इसकी बात करूं, तो इसको बोला जाता है पूरे को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए वाष्प दाब में अवनमन, और पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए ये कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये शब्द इसमें प्रयुक्त हो जाता है आपेक्षिक। अवनमन का अर्थ होता है इसमें कमी, कि शुद्ध का जो है वो ज़्यादा है, जबकि अगर मैं अशुद्ध अवस्था में बात करूं कि आपने उसमें कुछ मिलाया है, तो उस कंडीशन के अंदर बात की जाए तो उसके वाष्प दाब में क्या होती है, हमेशा कमी होती है। तो शुद्ध का, पहले मैंने कहा था शुद्ध विलाय का वाष्प दाब हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, कोई अपवाद नहीं है। जब भी आप उसके अंदर क्या मिलाओगे, कोई भी अवाष्पशील विलय, वो आपका लिक्विड अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो अपने पास जो अपना मूल डेरिवेशन है, मूल इक्वेशन जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए, वो ये पोर्शन, यहाँ से अपना न्यूमेरिकल जो है पूछा जाता है। अब इसको आगे जब ये कंडीशन पड़ी जाती है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है। जब अणुसंख्य गुणधर्म में पढ़ा जाएगा ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो वहाँ जो क्या होगा, वहाँ अपने पास ये डेरिवेशन यहाँ तक हो चुका, उसको मैं नहीं समझाऊंगा। जब वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, तो उसके अंदर जो है यहाँ से शुरू करेंगे डायरेक्टली कि ये अपने पास कैसे आया, और इसी को फिर आगे सोल्व किया जाएगा जब आप क्या पढ़ोगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये अगला पोर्शन है, ध्यान रखना। ये अणुसंख्य गुणधर्म अपने पास सिलेबस के अंदर 4 हैं, उन 4 को पढ़ेंगे। उन 4 में पहला अणुसंख्य गुणधर्म अपना यही है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आया कैसे, ये कंडीशन कैसे आई, वो समझ में आ गई होगी। और जब ये हेडिंग पढ़ोगे तो वो हेडिंग कहाँ से शुरू होगी, डायरेक्टली इस जगह से। ठीक है, होने के लिए आप पीछे का पूरा कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपने शुरू में स्टार्टिंग से पूरा लिया, यहाँ तक समझाया और उसके बाद में आप इसको सोल्व कर रहे हो। लेकिन जो मेन इक्वेशन है वो कौन सी है, ये है, इसी को आगे सोल्व किया जाता है। क्लियर है, तो ये अपने पास जो है वो सेकेंड स्थिति हो गई, अवाष्पशील ठोस विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब राउल्ट इसके लिए कथन क्या देता है, क्या कथन देता है इस कंडीशन के लिए, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके नीचे अपने को एक पॉइंट लिखना है, तो वो पॉइंट लिखेंगे, इसके नीचे अपने को पॉइंट लिखना है, इस जगह पॉइंट डाल के लिखो, अतः राउल्ट के नियमानुसार, अतः राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, डैश और इन्वर्टेड कोमा शुरू, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है, एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त, एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, विलयन के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, यह है अपने पास आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है, विलय के मोल अंश के बराबर होता है। यानी ये कथन क्या है अपने पास, ये जो कथन कहाँ से बना, वो इसी से तो बना, ये समीकरण ये थी, एक्स पी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए।
इसे तो बना है कि किसी भी जो वाष्पशील विलय युक्त विलयन है उसका जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वो इस विलय के मोल अंश के जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये आपका राउल्ट का नियम किस कंडीशन के लिए, अवाष्पशील ठोस विलय युक्त विलयन के लिए। तो आपको मेन ये याद रखना है, और इसमें ये कौन कौन सी टर्म है, किसका अर्थ क्या है, वो याद रखना है। एक जगह आप गलती नहीं करोगे, इस ए और बी की जगह, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो ए को क्या मान के देता है और बी को क्या मान के देता है। दूसरा, कुछ नहीं देता है तो ए को तो मानना है विलायक और बी को क्या मानोगे आप, विलय, तो वो आप पे सेल्फ है। तो इस फॉर्मूले का अर्थ वो भी मालूम होना चाहिए, न्यूमेरिकल के अंदर इन चीज़ों का अर्थ मालूम होना चाहिए। न्यूमेरिकल में आपको ये चीज़ें दी हुई होंगी, तो वहाँ आपको बस वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है, मान रखने हैं और सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका विस्तृत रूप, इसी का आगे विस्तृत रूप जो होगा वो इस हेडिंग में पढ़ा जाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में, जिन्हें अपन अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। क्लियर। इसका नेक्स्ट अगला हिस्सा जो है अपन नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर कंसल्ट करेंगे, जिसके अंदर जो है वो हेनरी के नियम और आपका जो राउल्ट का नियम है, उनकी स्थिति, जो तुलनात्मक स्थिति है, उसका अध्ययन किया जाएगा। क्लियर।